नमस्कार दोस्तों। लोक प्रशासन की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है। तो यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इसे देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगा। ये लगभग 2-3 क्लास और होंगी इसकी, और हमारा टारगेट जो 6 से 7 दिन का था उसमें ख़त्म भी हो जाएगी। जियोग्राफी छत्तीसगढ़ का भूगोल कल से शुरू हो चुका है, और टारगेट के हिसाब से हम और जो भी सब्जेक्ट्स की क्लास आपको बताते जाएंगे, और बाकी टीचर्स भी क्लास लेते जाएंगे। ये सब क्लासेस यूट्यूब में पूरी तरह से फ्री होंगी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोक प्रशासन में, आज हम बेसिकली 3 टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हाँ, ये जो बुक है पब एड की बुक है, ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नोट्स प्रोवाइड कीजिए। ये नोट्स हम 2-3 दिन में प्रोवाइड करा देंगे। अंतिम क्लास तक हमारी वेबसाइट रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें डालना बाकी है। तो वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो उसमें हम पबएड की नोट्स भी डाल देंगे और ज्योग्राफी की नोट्स भी डाल देंगे। ई बुक डालेंगे हम, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। तो 2-3 दिन और वेट कीजिए, उसमें हम PYQs भी डालेंगे। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम वेबसाइट को। तो आप 2-3 दिन का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप क्लास नोट्स बना लीजिएगा, जो आप पढ़ते हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं मोटिवेशन थ्योरी। देखिए, मैं लगभग 1.5 साल पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और वहाँ पे नैक की टीम आने वाली थी। यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग मिलती है, ग्रेड मिलता है, नैक ग्रेड देती है। तो आने वाली थी, तो वहाँ के जो VC है, मतलब जो सारे टीचर्स थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। हम लोग भी संडे वनडे को भी छुट्टी नहीं होती थी, और रात तक काम करना पड़ रहा था। तो उस समय एक दिन VC आए हमारे, और हम लोग को मोटिवेट करना उनका उद्देश्य था, या फिर जायज़ा लेने के लिए आए थे। तो हम सब बैठे हुए थे, और वहाँ पे वो एक थिंकर की बात करते हैं, एक थिंकर के सिद्धांत की बात करते हैं, हर्जबर्ग। और हर्जबर्ग की बात जब वो कर रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सोचा, अरे यार, इसको तो मैं पढ़ा हूँ, इसको मैं यहाँ पबएड में मोटिवेशन थ्योरी में पढ़ा हूँ। और फिर सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले नहीं थे, वो मैनेजमेंट के थे। मैनेजमेंट में भी फिर मुझे पता चला कि हर्जबर्ग और ये मोटिवेशन थ्योरी के जो थिंकर हैं, इन्हें पढ़ा जाता है। तो मोटिवेशन थ्योरी बहुत फेमस सिद्धांत दिए हैं इसमें अलग अलग थिंकर्स ने इसके लिए, और ये बहुत मज़ेदार है। हम उतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब लगभग सभी थिंकर को देखने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेशन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब इंटरनल है। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि मैं किसी को भी मोटिवेट कर देता हूँ और मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा देते हैं, ऐसे लोग जो बोलते हैं कि एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारों, ये सब चीज़ें जो हैं ना, ये कुछ घंटों, कुछ मिनटों, कुछ दिनों तक तो आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। क्योंकि मोटिवेशन क्या है? आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, इंटरनल प्रक्रिया है ये। तो बाह्य मोटिवेशन ज़्यादा दिन चलता नहीं है। जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य, कोई भी गोल है आपका, तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है, क्या करता है? मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है भाई? कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, और ये आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब अगली बात, इच्छा शक्ति को उद्दीपित करता है। देखो, आप लोगों को सुबह उठने का मुझे पता है मन बिल्कुल नहीं करता होगा, लेकिन आप लोग को मोटिवेट क्या करती है? वो चीज़ जो सुबह आपको उठा देती है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो 4 बजे उठते हैं सुबह। ठंड के मौसम भी उठते हैं बेचारे, ठंड इतनी होती है तो भी 4 बजे उठ के तैयारी करते हैं, हरी राम पटेल और क्या क्या बुक पढ़ते रहते हैं। वो क्यों इतना सुबह उठते हैं? क्या चीज़ उनको उद्दीपित करती है? वो है मोटिवेशन। उनको अंदर एक मोटिवेशन है कि मुझे PSC क्रैक करनी है, और ये मोटिवेशन उन्हें रोज़ सुबह उठा देता है। यह क्रिया को आरंभ करने, दिशा देने और बनाए रखने में सहायक है। देखो, आपको कोई ना कोई मोटिवेशन रहा होगा, तब आप PSC की तैयारी आरंभ किए। तो आरंभ करना बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन एक दिशा में लगातार मेहनत करना, दिशा देना, और उसको बनाए रखना, उस मेहनत को, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसका काम कौन करता है? मोटिवेशन करता है। ठीक है। मोटिवेशन ज़रूर चाहिए, बिना मोटिवेशन के ज़्यादा दिन चलेगा नहीं आपका, आपकी जो भी अध्ययन है ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो अभिप्रेरणा की क्या विशेषता है? मोटिवेशन की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि ये मानसिक है, मेंटल है और आंतरिक है। मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर से आता है और मानसिक होता है। ठीक है।
मनोबल पर प्रभाव डालता है। जिन जो मोटिवेट रहते हैं ना उन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है, जो लोग मोटिवेट नहीं रहते तो उनका मनोबल कम रहता है। क्षमता और इच्छा का संयोजन, देखो भाई क्षमता तो बहुत लोगों में होती है, क्षमता बहुत लोगों में होती है, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। लेकिन उनमें से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। बजरंग बली को आप जानते हो, बजरंग बली की वाली कहानी सुनोगे कि बजरंग बली को क्या लगता था, उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था, तो उनको लगता था कि मैं समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। तो जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि भाई तू जब छोटे थे तुम तो सूर्य को निकल गए थे, इतनी शक्तिशाली हो तुम, ऐसे करके उनको मोटिवेट करते हैं। और वही जैसे आप लोग जब पढ़े होगे कि बाल समय रवि भक्ष लियो तुम सूर्य को खा लिए थे, इतने ताकतवर हो तुम, कैसे नहीं पार कर पाओगे यार छोटा सा समुद्र, ऐसे करके मोटिवेट करते हैं। और बजरंग बली को जब शक्तियों का भान होता है तो वो एक ही छलांग में समुद्र पार करते हैं। तो भाई क्षमता तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए, क्षमता के साथ इच्छा, इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति कहाँ से आती है, मोटिवेशन से आती है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन, ठीक है। और मोटिवेशन इच्छा होती है, तो इसीलिए ये अपन मोटिवेशन थ्योरी भी पढ़ते हैं कि कल को आप जब प्रशासक बनो तो किस तरह से आपको मोटिवेट करना है अपने अधीनस्थों को, और खुद भी कैसे मोटिवेट रहना है। तो क्षमता और इच्छा का संयोजन क्या कहलाता है भाई, क्षमता और इच्छा का संयोजन मोटिवेशन कहलाता है, और इससे आप किसी भी काम को कर पाते हो क्षमता और इच्छा के संयोजन से। मोटिवेशन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन आप मोटिवेट होकर पढ़ लिए और अगले दिन फिर सोए रहे तो काम नहीं चलेगा। हमें भी रोज़ नोट्स बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। नहीं तो एक दिन तो रहेगा कि चलो थोड़ा सा किया जाए, दूसरे दिन से फिर जोश ख़त्म हो जाता है। तो मोटिवेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ख़त्म नहीं होना चाहिए जोश, रोज़ काम करना है। संपूर्ण व्यक्ति प्रभावित होता है, जो मोटिवेशन जो व्यक्ति करता है वो पूरा व्यक्ति प्रभावित होता है, ठीक है। और कार्य कोई भी वर्क कब होगा, जब किसी भी वर्क में क्या होगा भाई, कुशलता और मोटिवेशन दोनों होंगे तब कोई भी काम संपादित होता है। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं जो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। कुछ अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। जैसे एक तो मोटिवेशन होता है जिसको बोलते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है कि जब आप किसी को पुरस्कार दोगे, किसी को आप बोलोगे कि भाई अगर तुम टेस्ट सीरीज में जो भी बच्चा प्रथम आएगा उसको हम पुरस्कार देंगे, तो बच्चे पढ़ाई करेंगे, टेस्ट सीरीज में अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक होता है प्रशंसा, कि बच्चे प्रशंसा के भय से, प्रशंसा के लालच से भी काम करते हैं कि भाई अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी वाहवाही होगी, घर में रिपोर्टर्स आएंगे, मेरा जो इंटरव्यू है वो टीवी में चलेगा, मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे, पिताजी मुझे मेरी पीठ थपथपाएंगे। और इस प्रशंसा के लालच की वजह से भी हम काम करते हैं। तो मोटिवेशन पॉजिटिव क्या होता है, पुरस्कार का, प्रशंसा, पदोन्नति, या पदोन्नति मतलब कि आपका पदोन्नति हो जाए, मतलब कि है ना, तो पदोन्नति, पुरस्कार, प्रशंसा, इन सब के वजह से जो मोटिवेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं सकारात्मक मोटिवेशन, ठीक है। दूसरा होता है नकारात्मक मोटिवेशन। नकारात्मक होता है अगर दंड के भय से या वेतन कटौती या निलंबन के भय से, ठीक है, या निलंबन के भय से अगर कोई मोटिवेशन मिलता है तो वो नकारात्मक मोटिवेशन कहलाता है। कि कर्मचारी को ये डर है कि अगर मैं सही से काम नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, मेरा पैसा कट जाएगा, मुझे टर्मिनेट कर देंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे, मेरा वेतन कट जाएगा। अगर इस भय से अगर कोई आदमी काम कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है, ये उसकी मोटिवेशन की वजह है। आप अगर इसलिए पढ़ रहे हो कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा बहुत पीटेंगे, तो ये नकारात्मक मोटिवेशन है। तो आप लोग एक चीज़ थोड़ा सा बांट लो कि ये नकारात्मक मोटिवेशन ना स्कूल टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको डराया जाता है, लेकिन बाद में आपका नकारात्मक मोटिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, बल्कि सकारात्मक मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक है मौद्रिक कोटेशन, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आज के समय में बन गया है कि पैसे के लालच में जब आप कोई काम करो, वेतन, बोनस, इनाम,
जब आप काम करते हो तो ये मौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और भी कुछ प्रकार हैं। अमौद्रिक, अमौद्रिक है मतलब जहाँ पैसा नहीं है, जैसे कि आपकी प्रशंसा होगी, सम्मान होगा, इस वजह से प्रमाण पत्र मिले कुछ। जैसे कुछ लोग ब्लड डोनेट करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो ब्लड डोनेट करने में हमको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक तो हमारे मन में रहता है कि यार इससे समाज का भला होगा। दूसरा ये भी होता है कि समाज मतलब एक तो रहता ही है कि समाज में जिनकी ज़रूरतमंदों का फ़ायदा होगा। दूसरा ये भी रहता है कि इससे हमको प्रमाण पत्र मिलता है, हम फोटो वोटो डाल देते हैं ना लोग, तो इस सेल्फी खींच के डाल देते हैं ब्लड देते हुए। मैं तो नहीं करता ये काम, लेकिन डाल देते हैं और उससे उनको लगता है कि लोग मुझे समझेंगे, लोगों को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, प्रशंसा मिलती है उनको। तो लोग प्रशंसा से या सम्मान की वजह से या प्रमाण पत्र मिला इस वजह से कोई काम कर रहे हैं तो वो अमौद्रिक मोटिवेशन है। ठीक है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो मौद्रिक है। औपचारिक मोटिवेशन क्या होता है कि अगर कहीं काम कर रहे हो आप तो औपचारिक रूप से आपकी वेतन वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, औपचारिक। अनौपचारिक मतलब आपका बॉस आपकी पीठ थपथपा दे या प्रशंसा कर दे। एक तो है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ आपकी वेतन बढ़ा दिया जाए या आपको प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, तो ये तो कहलाता है औपचारिक। आपकी पीठ थपथपाएं, आपके लिए क्लैपिंग करें आपको, तो ये कहलाता है क्या, अनौपचारिक मोटिवेशन। तो ये कुछ प्रकार हैं, ठीक है, मोटिवेशन के। अब वापस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आ जाते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। ये इतना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है कि आप पूछो मत। अब्राहम मैस्लो करके एक थिंकर हुए। ये सिद्धांत ऐसा है कि कई लोग इसकी बात करते रहते हैं। कई जगह मैं डिबेट्स में या पॉडकास्ट में मैस्लो का नाम सुना और मुझे लगा कि यार ये इतना फेमस थिंकर है, मैस्लो है भी उतना फेमस। मैस्लो अपनी बुक में बोलता है, वर्क एंड मोटिवेशन इसका काम है, और इसकी एक बुक है, ये देखो, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नाम से। इसमें मैस्लो बोलता है कि एक इसका कथन है कि ये बोलता है कि मुझे कई कई बार भ्रम होता है कि मैं अभी तक पागल क्यों नहीं हुआ। इस आदमी को ऐसा लगता था कि मेरे जैसे इंसान को तो पागल हो जाना चाहिए, ऐसा इसको लगता था मैस्लो को। और मैस्लो ने सिद्धांत बहुत गजब का दिया जो अभी भी रिलेवेंट है। मैस्लो बोलता है कि भाई हमारे जीवन में ना कई आवश्यकताएं होती हैं, कई नीड होती हैं। मनुष्य नीड के लिए काम करने वाला है। हम लोग अपनी नीड और ग्रीड के लिए मतलब लालच और आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं, और कोई वजह नहीं होती हमको हमारा कुछ भी करने का। तो हमारी अलग अलग समय में अलग अलग नीड होती हैं, ठीक है। जब एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी नीड आ जाती है। तो ठीक है, तो एक कोई सा शेर मैं सुना था कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा, खिलौने, माशूका और खुदा, ऐसा कुछ था उसका, अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें यही था कि हर उम्र में अलग अलग शौक होते हैं, बचपन में खिलौने और माशूका, फिर बूढ़े हो गए तो खुदा। तो वैसे ही व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है। जैसे कि मैं बताऊंगा कौन कौन सी नीड। एक आवश्यकता, एक नीड की पूरी हो जाती है ना, तो दूसरी नीड शुरू हो जाती है, ठीक है। पूरी तरह से संतुष्टि असंभव है। एक थिंकर हुआ फिलॉसफी में, उनका नाम है हॉब्स। हॉब्स बोलते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं मौत के बाद ख़त्म होती है इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। तो इनका भी यही मानना था कि एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और संतुष्ट आवश्यकता, अगर कोई आवश्यकता संतुष्ट हो गई आपकी तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी। लाइक आपको अभी फूड का मतलब खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, तो आपको कोई बोले कि भाई एक काम करो, एक गाना सुनाओ, तुम्हारा मन नहीं है ना गाने वाने का, तो बोला कि गाना सुनाओ, मैं तुमको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो हो सकता है कि तुम जैसे तैसे गा दो, क्योंकि तुमको गाने के लिए मोटिवेट कौन कर रहा है, वो नीड तुम्हारी, भूख, ठीक है। लोग ऐसे कई काम करते हैं जो अपने परिवार चलाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, जो काम उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग करते हैं क्योंकि उनको परिवार चलाना है। अब वो नीड उनकी पूरी हो गई, मान लो आपको खाना मिल गया भाई, अच्छे से पेट भर चुका है आपका, 2-3 दिन का व्यवस्था है खाने की। फिर कोई बोला कि भाई गाना सुनाओ, तो आप बोलोगे कि यहीं पीटूं कि बाहर ले जाके बाहर मार खाओगे अकेले में, नहीं सुनाऊंगा गाना वाना, क्योंकि आपकी नीड पूरी हो गई है। तो संतुष्ट आवश्यकता प्रेरक नहीं कर रहती, प्रेरित नहीं करती संतुष्ट अवस्था, संतुष्ट आवश्यकता। पूर्ण संतुष्टि भी संभव नहीं है भाई, पूर्ण संतुष्टि कभी आ नहीं सकती। तो क्या है हमारी नीड, मैस्लो बोलते हैं, चलो उसको बताता हूँ।
मैं हायरार्की बना के ले आया हूँ बेहतरीन। तो वो बोले कि नीड जो है ना वो एक तरह से हायरार्की में होती है, इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का सोपान क्रम। मैस्लो बोलते हैं कि जब हम हमारी सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, इधर खड़े हो जाता हूँ है ना। तो पहली आवश्यकता होती है हमारी शारीरिक आवश्यकता, जिसको फिजियोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं। तो शारीरिक आवश्यकता क्या होती है भाई, तो लिख लीजिएगा, जैसे भोजन हो गया, घर हो गया। तो भोजन, घर, आपको जो भी रोटी कपड़ा मकान, ये शारीरिक आवश्यकता है और सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है। ठीक है। एक शेर में एक सर का वीडियो देख रहा था, किसी सर का, यूपीएससी का से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियो था। तो उसमें वो बोलते हैं कि गोली लगी तो एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ और एक के मुंह से निकला आलू, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि वो आदमी भूखा था, मतलब तीसरा आदमी भूखा था जिसके मुंह से आलू निकला। तो एक के मुंह से निकला राम, तो ये पता चल रहा है गोली लगी, एक के मुंह से निकला राम, तो वो आदमी धार्मिक रहा होगा। दूसरे के मुंह से निकला माओ, तो हो सकता है वो मार्क्सिस्ट रहा होगा, है ना। तीसरे के मुंह से निकला आलू। भाई आलू क्यों निकला मुंह से, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि तीसरा आदमी भूखा था। तो जो भूखा आदमी होता है उसकी केवल एक आवश्यकता होती है, खाना। तो पहली, सबसे पहली आवश्यकता हर जीव जंतु की है भोजन, कप घर मिल जाए, आपको सुरक्षा मिल जाए, है ना। तो सबसे पहली आवश्यकता है भोजन और घर। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा। जब आपको घर मिल जाएगा उसके बाद आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो देखो आप लोग ऐसा, आप लोग को लग रहा है कि सिक्योरिटी तो हमको नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम खुद की सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। लेकिन जब आप डीपली स्टेट क्यों बना इसको समझोगे ना, राज्य का निर्माण क्यों हुआ, तो सबसे व्यवहारिक सिद्धांत ये बोलता है कि राज्य का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। हम लोग जंगल में रहते थे आदि मानव के रूप में, और कोई भी जीव, दूसरा जानवर आके हमको मार देता था। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम बहुत सारे जानवरों से कम शक्तिशाली हैं। अगली बात, दूसरे कबीले के लोग आके हमको मार देते थे और हमारे सामान लूट लेते थे। तो हमको लगा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगी ज़िंदगी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इस वजह से हमने एक राज्य की स्थापना की, एक कबीले बनाए, फिर कबीले से गांव बने, धीरे धीरे हमने राज्य की स्थापना की। तो सुरक्षा के बिना हम रह नहीं सकते, खाने के बाद हमको चाहिए सुरक्षा। और सुरक्षा में क्या, जैसे कि आप लोग अभी गांधी चौक या मंगला चौक या जहाँ भी रह के पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ भी रह के ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग एक एक इमेजिन करो कि एक एक दिन के लिए आपके शहर में पुलिस और कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। कोई भी कुछ भी अपराध करेगा तो उसकी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी उसे, और आपके शहर में दंगा फैला हुआ है, और आपका जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा दंगा प्रभावित है। आप अपने घर के अंदर हो और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। अब आप क्या करोगे? आपको कोई सीजीपीएससी की तैयारी करने की चिंता नहीं होगी, आपको कोई रिलेशनशिप का दुख नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई दुख आपको, कोई भगवान, ये सब नहीं चाहिए होगा। आपको केवल एक चीज़ चाहिए होगी, सुरक्षा, कि भाई जिंदा रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये दूसरी आवश्यकता होती है। तो पहले शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा। जब ये पूरी हो गई, सुरक्षा जब पूरी हो गई, आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी मिल गई, तो तीसरी नीड आपकी होती है सामाजिक आवश्यकता। अब सामाजिक आवश्यकता क्या होती है भाई, कि सम्मान मिले समाज में, लोग आपको जाने, आप कहीं आओ जाओ तो लोग आपसे बातें करें, आपको सम्मान दें। ये सामाजिक आवश्यकता होती है। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने धर्म बनाया, हमने इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने क्या बोलते हैं, अलग अलग संप्रदाय बनाए, हमने लोगों से मित्रता की। इसी सामाजिक आवश्यकता, हम अलग अलग काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ठीक है। चौथी आवश्यकता होती है सम्मान की। भाई समाज में तो आपको जानते हैं लोग, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिल रहा आपको, तो ऐसा जीवन क्या ही है जीवन, है ना। तो व्यक्ति को लगता है कि जब सामाजिक आवश्यकता उसकी पूरी हो गई, सोशल नीड पूरी हो गई, फिर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। और इस सम्मान को पूरा करने के लिए ये इतना बड़ा नीड है कि इसके लिए लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि समाज में मैं कुछ काम करूं और उस वजह से मुझे सम्मान मिले। ठीक है। जब ये भी आवश्यकता पूरी हो गई, तो अंत में एक आवश्यकता बचती है जिसको बोलते हैं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि मतलब अब हम आप स्वयं को जानना चाहते हैं। ये इच्छा बहुत कम लोगों को होती है। मतलब आप देख रहे हो ना, यहाँ से ऊपर जाते जाते पिरामिड सक्रिय होती जा रही है। तो मान लो यहाँ 100 लोग हैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते एक ही आदमी पहुँच पाता है। बल्कि ये मान लो कि यहाँ पहुँचने वाला 1 लाख में एक आदमी जाता है, क्योंकि यहाँ 2500 साल पहले एक व्यक्ति पहुँचे थे जिनका नाम है
सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध, और उनको हम आज तक जानते हैं। तो यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, शंकर हो गए, शंकराचार्य हो गए, ऐसे लोग यहाँ पहुँच पाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। मैक्सिमम लोग तो इन दोनों में अटके रहते हैं भाई, शारीरिक ज़रूरतें और सुरक्षा, यहीं पे मर जाते हैं। इससे थोड़ा ऊपर उठ पाते हैं 90% लोग। सम्मान तक तो मोदी जी जैसे लोग, या फिर और भी आप लोग ले लो एग्जांपल, राहुल गांधी को भी रख लो यहाँ पे, दोनों वर्गों को खुश कर देता हूँ मैं, और केजरीवाल को भी रख लो, सबको खुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लोग पहुँच पाते हैं, और ऊपर तो भाई फिर महापुरुष पहुँच पाते हैं, है ना। तो ये नीड है मैस्लो की। अब इसमें कुछ और नहीं बताया है क्या, चलो मैं और बता देता हूँ। तो ये जो नीड है मैस्लो की, ये मैस्लो ने सिद्धांत दिया, और ये सिद्धांत बहुत फेमस हुआ, लॉजिकल लगता भी है, ठीक है। लेकिन केवल मैस्लो सिद्धांत थोड़ी ना दिए हैं मोटिवेशन का, बहुत सारे और भी थिंकर हैं, ठीक है। तो बाकी थिंकर को देखते हैं। एक थिंकर है जिनका नाम है मैकग्रेगर। मैकग्रेगर लिखते हैं बुक अपनी, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस। बुक का नाम रटना कोई ज़रूरत नहीं है बुक के नाम रटने की, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को मज़ा आता है ऐसा मेरे को याद है इसलिए बता दे रहा। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है। ये 1960 में आई बुक है, और ठीक है। तो मैकग्रेगर अपना सिद्धांत देते हैं जिसको एक्स वाई सिद्धांत कहते हैं। अब इसको एकदम सिंपल वे में लाया हूँ मैं, ठीक है। एक्स वाई सिद्धांत क्या है भाई, देखो एक्स ऐसे करके बताता हूँ, और वाई, इनको क्या लगता है, मैकग्रेगर बोलते हैं कि देखो व्यक्ति जो मतलब यहाँ पे हम लोग श्रमिक या मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, है ना। तो मैकग्रेगर बोलते हैं कि एक कर्मचारी जो होता है आम तौर पे वो काम टालू होता है, मतलब काम को टालना चाहता है। काम टालू मतलब उसको लगता है कि जितना से जितना काम टाल दें। आप एक सरकारी, टिपिकल सरकारी अफसर की एक इमेजिन कीजिए जो काम नहीं करना चाहता, एकदम पेट निकला हुआ है, समोसे पे समोसे खाता है रोज वो, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, काम टालना चाहते हैं, काम से बचना चाहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है काम से, केवल पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग किस में आ जाते हैं भाई, एक्स में, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अगर आपको काम कराना है, ऐसे बदमाशों से आपको काम कराना है, तो ऐसे लोगों को क्या है भाई, इनको ना डर से डरा के काम कराना होगा। इनको डराना पड़ेगा कि काम नहीं करोगे तो भगा दिए जाओगे, है ना, पीटते हुए तुमको भगाएंगे, तुम्हारे नौकरी से निकालेंगे। तो ऐसे काम टालू लोगों को आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नकारात्मक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, वह सिद्धांत मानता है कि जो मजदूर है या फिर जो श्रमिक है, कर्मचारी हैं, वो काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम में उनको इंटरेस्ट है, काम में उनको मज़ा आता है। ऐसे अच्छे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अच्छे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको उनको आत्मविश्वास देना होगा। उनको आपको जैसे जो बातें हैं ना, उनको सामाजिक आवश्यकताएं उनकी पूरी करनी होगी, वो उनको मतलब उनकी सामाजिक आवश्यकता पूरी करनी पड़ेगी, उनको सम्मान देना पड़ेगा। तो ये पैसे से बस उन लोग मोटिवेट नहीं होंगे, पैसे और डर से इन लोग मोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि इनको सम्मान भी देना पड़ेगा। तो एक्स सिद्धांत नकारात्मक है, वहीं वाई सिद्धांत सकारात्मक है। तो ये दो सिद्धांत है, ठीक है। इसको इतना ही जान रखो, मैकग्रेगर के सिद्धांत को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे आदमी जिनकी बात मैं शुरुआत में किया, हर्जबर्ग। हर्जबर्ग महोदय टू फैक्टर थ्योरी देते हैं, और इनकी बुक का नाम है द मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। ये बुक 1959 में आई, तो एक साल पहले ये भी बुक लिख दी है। मैकग्रेगर से एक साल पहले हर्जबर्ग जी दी है बुक अपनी, ठीक है। इनकी बुक टू फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यार देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइजीन फैक्टर और एक होता है मोटिवेशन फैक्टर। क्या है ये हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर? पहला तो आप देख लो भाई, हाइजीन फैक्टर क्या होता है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल, चलो हाइजीन को आप लोग हॉस्पिटल से लेके देखो, आरोग्य घटक क्या होता है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपको आपके दोस्त जो हैं उनको, आपका कोई भी दोस्त है, आपका रूम पार्टनर है, वो बीमार है, तो आप हॉस्पिटल गए। अब आप किसी हॉस्पिटल में गए, तो दो हॉस्पिटल, दो मैं आपको दे रहा हूँ। एक हॉस्पिटल आप गए तो वहाँ पे ना बहुत गंदगी फैली हुई है, मोटे मोटे चूहे वहाँ पे दौड़ रहे हैं,
है ना। और एक एक बिहार की न्यूज़ आई थी ना कि एक चूहा किसी किसी का अंगूठा खा गया। अब कौन जाएगा वो हॉस्पिटल बताओ, मतलब किसी किसी पेशेंट का अगर कोई चूहा अंगूठा काट लिया, तो सोचो वहाँ कोई दूसरा पेशेंट जाएगा, उसको कितना डर लगेगा कि भाई इस हॉस्पिटल में तो नहीं जाना है, अंगूठा खा जा रहा बताओ चूहा। तो एक हॉस्पिटल है जहाँ इतनी गंदगी है, ठीक है, जहाँ अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं उन लोग, जहाँ कर्मचारी हैं, बहुत बहुत अव्यवस्था है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा हॉस्पिटल है जो एकदम हाइजीनिक तरीके से है, एकदम साफ सुथरा है, रोज 10 बार वहाँ पे पोछा लगता है डेटॉल डाल के, साफ सुथरा है, अच्छे कपड़े धुले हुए, जो बेडशीट है सब डाली जाती है, डॉक्टर्स और नर्स बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बताइए आप कहाँ जाओगे, किस हॉस्पिटल में इलाज कराने जाओगे? तो 100 में से 100 लोग बोलेंगे कि हम सेकंड वाले में जाएंगे जहाँ सफाई है। तो हाइजीन फैक्टर यही बोलता है कि अगर आपको कर्मचारियों से काम कराना है, उनको मोटिवेट करना है, तो कार्य दशाएं सुधार दो भाई। कार्य दशा मतलब जैसे गूगल की का हेडक्वार्टर है, गूगल का हेडक्वार्टर देख के दिल खुश हो जाता है यार, लगता है यार यहाँ काम मिल जाए, एकदम मन का जो खाना है, हर हर कॉन्टिनेंट की डिश वहाँ पे मिल जाएगी, बच्चों का प्ले एरिया मिल जाएगा, वहाँ पे आप सो सकते हो, वहाँ पे गेम खेलो, मतलब हर चीज़ है वहाँ पे। तो आप कार्य दशा सुधार दो, काम सही से करो, करवाओ, मतलब दशा अच्छी रखो। दूसरा, सुरक्षा दो उनको, कर्मचारियों को ये लगना चाहिए कि हम एक बार इस कंपनी में घुस गए हैं तो हमको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, और हाइजीन फैक्टर में ये भी बोलते हैं कि उनको वेतन दो, उनको पैसा बढ़ाओ, बड़ी उनका पैसा बढ़ाओ, उनके लिए पॉलिसी बनाओ, इससे कर्मचारी मोटिवेट रहेगा और आपकी कंपनी में काम करेगा। लेकिन देखो, केवल कार्य दशा सुधारना, पैसा देना, ये तो एक फैक्टर हुआ, ये हाइजीन फैक्टर है, ठीक है, ये तो एक फैक्टर हुआ। लेकिन इससे ना, हाइजीन फैक्टर की वजह से एक चीज होती है कि कर्मचारी को असंतोष नहीं होता। दो चीजें ये बता रहे हैं, हर्जबर्ग महोदय बता रहे हैं, दो चीजें, और इनको समझना जरूरी है। असंतोष नहीं होता, ठीक है, असंतोष नहीं हो रहा है कर्मचारी को, इसीलिए वो वहाँ काम करता रहेगा। लेकिन असंतोष ना होना और संतोष का होना, ये दोनों बातें अलग अलग है। अब आपको लगेगा यार क्या बकवास कर रहा है ये, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। असंतोष तो नहीं हो रहा है, लेकिन संतोष, संतोष ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर की वजह से कर्मचारी को असंतोष नहीं होता, मतलब वो कहीं और दूसरी कंपनी में नहीं जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। क्यों नहीं है? देखो भाई, वहाँ का वर्क एथिक्स बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो काम करने जा रहा है और काम से उसको कोई प्यार नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो काम कर रहा है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो, पैसा भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। संतुष्टि ना आंतरिक होती है। जब आपको ये लगता है कि आप 12 घंटा काम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए, तब वो संतोष है, आपको उस काम करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये संतोष है। तो दूसरा फैक्टर होता है मोटिवेशन फैक्टर। और मोटिवेशन फैक्टर क्या बात करता है भाई? मोटिवेशन फैक्टर बात करता है कि जब आप उपलब्धि मिले आपको, जब आप कुछ, मान लीजिए आप ऐसी जगह में काम कर रहे हो, आप इसरो में काम कर रहे हो, और आपका काम क्या है कि आप ना एक मंगलयान जो अभी हम लोग का गया, तो आप मंगलयान को मंगल तक भेजना चाह रहे हो, उसमें आप काम कर रहे हो। तो आपको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। इसरो में पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसरो में बहुत साफ सफाई भी नहीं होगी, या फिर ज़्यादा अच्छे से कोई बात भी नहीं कर रहा, तो भी आपको मोटिवेशन अंदर से मिल रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मुझे मंगलयान को मंगल तक पहुँचाना है, मुझे देश के काम आना है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? उपलब्धि से। तो अगली बात, मान्यता। आप मंगलयान को पहुँचा दोगे तो आपको लोग सम्मान देंगे, मान्यता देंगे, उन्नति होगी आपकी। तो ये जो फैक्टर है ना, ये इंटरनल है। आपको उत्तरदायित्व अगर दिया जाए, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भाई तुम्हारी कंपनी है, तुमको इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से काम करो, अपने अपने मन के हिसाब से काम करो, तो आपको जो मोटिवेशन मिलेगा वो कहलाता है मोटिवेशन फैक्टर। और बहुत लोग इस फैक्टर की वजह से काम करते हैं। वो बोलते हैं कि उस कंपनी में मुझे ऑफ़र आया था, फलानी कंपनी में, वहाँ दुगनी सैलरी थी मेरी ये वाली कंपनी की तुलना में, या फिर ये काम मुझे आया था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती वहाँ, इसलिए मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ा। ये कंपनी मुझे संतुष्टि मिलती है और मुझे अच्छा लगता है। तो वो क्यों मिलती है संतुष्टि? क्योंकि आप मोटिवेशन फैक्टर से प्रभावित होते हो।
तो इन दो फैक्टर से कर्मचारियों को काम कराया जा सकता है। तो ये फैक्टर क्या है भाई, असंतोष नहीं होता कर्मचारी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो संतुष्ट है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे संतोष होता है कर्मचारी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो फैक्टर बताए वो। ठीक है, हर जगह, लेकिन उच्च कौन है, ये वाला है, मोटिवेशन फैक्टर। ये देखो वही बताएं, हाइजीन की उपस्थिति असंतोष नहीं होती और मोटिवेशन की उपस्थिति संतोष और प्रेरणा पैदा करती है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं 2 मिनट में। तो अभिप्रेरणा प्रशासन का मूल स्तंभ है। यह न केवल कर्मचारी की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि संगठन की उत्पादकता भी बढ़ाता है, सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ये केवल कर्मचारी की उत्पादकता नहीं बढ़ाता, बल्कि सतत विकास और सामूहिक भावना, एक साथ काम करने की भावना को भी बढ़ाता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कंक्लूजन दे सकते हो। और इस तरह की एक आध चीज़ लिख सकते हो कि कर्मचारी की जो परफॉर्मेंस है, कर्मचारी कितना अच्छा काम करेगा, वो दो चीज़ों पे बेस्ड होती है परफॉर्मेंस। एक तो एबिलिटी, कर्मचारी कितनी एबिलिटी है कर्मचारी की, दूसरा वो कितना ज़्यादा मोटिवेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज़ में, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस, एक क्वेश्चन आया था कि गवर्नेंस अपने आप में गुड होती है। ठीक है, गवर्नेंस में हम इसलिए, गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस आप कभी नहीं सुनोगे, गवर्नेंस अपने आप में गुड होती है। बट हम गुड गवर्नेंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि देशों की गवर्नेंस गुड नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि इस तरह से हम गवर्नेंस को गुड कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नेंस शब्द अपने आप में गुड है, एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन क्योंकि देशों में प्रशासन सही से नहीं चलता, इसलिए हम गुड गवर्नेंस एक टर्म लेके आए कि यार प्रशासन इस तरह से सही तरीके से चलाना चाहिए। और गुड गवर्नेंस टर्म अभी का नहीं है, बल्कि जब आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भी वो बताता है कि किस तरह से प्रशासन चलाया जाए। वैसे आज हम उतना नहीं देखेंगे, आज केवल हम थोड़ा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे चीज़ों को। गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसमें राज्य, समाज और बाजार मिलकर नीतियों, संसाधनों का संचालन करते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है। अरे यहाँ पे नीचे बनाया हुआ हूँ मैं, तो क्यों मैं ये, तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है, राज्य, बाजार और, ऐसे कर लें, ट्रेंगल बना दें, बहुत गंदा ट्रेंगल बना है वैसे ऐसे कर सकते हैं यार, ऐसा ट्रेंगल को प्यारा सा बनाते हैं ना अच्छे से। तो गवर्नेंस में 3 चीज़ें जब साथ मिलकर सही तरीके से काम करती है, तब देश में गवर्नेंस होता है। राज्य, पहला राज्य क्या है, विधायिका और कार्यपालिका। बाजार मतलब कॉरपोरेट, जो भी घराने हैं, कॉरपोरेट उद्योग हैं। और नागरिक समाज मतलब मीडिया, सामाजिक संगठन। ये तीनों जब सही तरीके से काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो गवर्नेंस कहलाता है। अब थोड़ा और अच्छे से समझे, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, शासन की वह प्रक्रिया जिसमें राज्य, समाज और बाजार मिलकर नीतियों और संसाधनों का संचालन करते हैं, गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, तो गवर्नेंस निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। गवर्नेंस औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं इसमें काम करती हैं। औपचारिक संस्था जैसे राज्य हो गया, बाजार और नागरिक समाज अनौपचारिक संस्थाएं हो गई, ये सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो ये राज्य, समाज और राज्य, नागरिक समाज और बाजार का समन्वय होता है। अब भाई गुड गवर्नेंस क्या होती है, तो लोग, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि पब्लिक पॉलिसी जो भी सरकार की पॉलिसी है ना, पॉलिसी को जिम्मेदार, पारदर्शी, सहभागी, नैतिक और प्रभावी तरीके से लागू करना सुशासन है। अब एकदम जितने भी अच्छे शब्द हैं सब डाल देना परिभाषा में, कि जो भी पब्लिक पॉलिसी है, जो लोक नीति है, उसको पारदर्शी तरीके से, जिम्मेदार तरीके से, सहभागितापूर्ण तरीके से, नैतिक तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करना, जनता के कल्याण के लिए लागू करना सुशासन कहलाता है, गुड गवर्नेंस कहलाता है। अब ये तो परिभाषा हो गई, इससे कोई काम बनेगा नहीं, ये तो बस इंट्रो है। अब हम आगे देखते हैं भाई, गुड गवर्नेंस की विशेषताएं देखेंगे और इन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है, कभी आया तो लिखना है। तो यूनेस्कैप के अनुसार प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो कुछ विशेषताएं याद रखो।
पहला है पार्टिसिपेटरी, भागीदारी। सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए सरकार में। सरकार में भागीदारी हो, समाज में भागीदारी हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पार्टिसिपेटरी, भागीदारी पूर्ण हो। रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कल की क्लास में हम रूल ऑफ लॉ को थोड़ा अच्छे से देखे थे, आप उसको देखे हैं तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब सरकार ने जो भी कानून बनाया वो किस आधार पे बनाया, संसद में बहस किस आधार पे हुई, किसने क्या बोला, उसके बाद वो कानून आया तो उसका ड्राफ्ट किस तरह से है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। उस कानून को कोई तोड़ेगा तो उसे क्या सज़ा मिलेगी, है ना, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हम उसके आरटीआई लगा के जान सकते हैं, किसी के बारे में कुछ जान सकते हैं। तो ये पारदर्शिता कहलाती है कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में लोगों को पूरी पारदर्शी तरीके से पता हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता तय होनी चाहिए कि किस व्यक्ति का काम था और अगर वो उस काम को नहीं किया तो उसे सज़ा मिलेगी, ये जवाबदेहिता तय होनी चाहिए। ये गुड गवर्नेंस का एक विशेषता है। पांचवी है कंसेंसस ओरिएंटेड, सर्वसम्मति युक्त। कोई भी आप नीति बनाओ तो वो सर्वसम्मति से होनी चाहिए, है ना। अगली है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, मतलब कि सबकी समानता, सबको समान लेके काम होना चाहिए, देश में समानता आनी चाहिए, इक्विटी आनी चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, मतलब जो भी चीज़ें हो रही वो दक्षता होनी चाहिए, वो क्वालिटी से होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस, कि अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए प्रशासन। तो ये 8 विशेषताएं दिया यूनेस्कैप, ठीक है। ये विशेषताएं आपको याद रखनी है जितनी याद हो पाए, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, इनको जितना याद हो जाए आपको याद करना है, ठीक। अब ये देखो, ये कुछ कुछ है इस तरह से, यहाँ पे आपको दिखता नहीं होगा लेकिन वही सब चीज़ें, भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। एक टेप का सिद्धांत दिया जाता है, टैप का। टैप के सिद्धांत में क्या है भाई, टैप ना, इसको याद हो जाए तो कर लीजिएगा। टी से होती है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट की गवर्नेंस, जो सरकार है, जो भी प्रशासन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ए से होता है अकाउंटेबल, ठीक है, कि अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पी से होता है पेपरलेस। पेपरलेस क्या हो गया भाई, ई गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कंप्यूटर से ई गवर्नेंस होना चाहिए, आपको आधार कार्ड बनाना है तो आप जाइए, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको तय समय मिल जाएगा। आपको आधार चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल लीजिए। अब यही सोचिए कि आज से 30 साल पहले, 10 साल पहले आप जाते तो क्या होता कि आप अप्लाई करते तो आप फॉर्म भरते, फॉर्म भर के उनको जमा करते, मान लीजिए उन, फिर वो आप एक हफ्ते बाद जाते तो बोलते कि ये कमी रह गई तुम्हारे फॉर्म में, नहीं हो पाएगा, 15 दिन बाद आना। फिर जाते अपना काम धंधा छोड़ के, फिर कोई कमी निकल जाती, आपको राशन कार्ड बनवाना है, कुछ भी चीज़ में कमी निकल जाती, फिर आप कुछ ऊपर से पैसे देते उनको और फिर वो आपका काम करते। तो ये चीज़ें होती हैं तब जब जब देश में ना ई गवर्नेंस नहीं होती, जब उनकी मन मर्जी पे छोड़ दिया जाता है, जब वो अकाउंटेबल नहीं होते। तो अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ई गवर्नेंस मतलब सॉरी पेपरलेस होना चाहिए। ई गवर्नेंस आगे देखेंगे भी हम लोग, पेपरलेस का मतलब ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना ही है। और ई से होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो टैप का सिद्धांत बोलता है ये 4 चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा और आंसर कभी लिखिए तो इसको इंक्लूड कर दीजिए। स्मार्ट गवर्नेंस क्या होती है भाई, ठीक है, तो स्मार्ट देख लो भाई, ऐसे एस से क्या हो गया, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल या इसको सिंपल भी कर लो। स्मॉल या सिंपल का मतलब है कि जो चीज़ें हैं प्रशासन में वो सिंपल रहें, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स हो कि व्यक्ति समझ ही ना पाए कि जो काम कराने जा रहा है। मान लो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति कर पाए। एम से हो गया मोरल, नैतिक हो प्रशासन, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, यही चीज़ें हैं।
मतलब देखिए एक ही चीज़ें बार बार आएंगी और इसको एक्सप्लेन क्या करना। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब सुशासन के लाभ क्या है भाई, देखिए इस तरह का हम बना के लाए थे। सुशासन का लाभ क्या है? पहली बात तो सुशासन होगा तो देश में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब प्रशासन सही तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, सेवा वितरण तेज होगा। मान लीजिए कि एक सरकार की एक एक कार्यक्रम है जिसमें वो पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो मान लीजिए सरकार राशन देती है गरीबों को, या फिर बीपीएल एपीएल वालों को राशन देती है। अगर ये राशन सही तरीके से, दक्ष तरीके से दिया जाएगा तो लाभ होगा जनता को, है ना, लोगों को, लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो सेवा का वितरण तेज होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रशासनिक दक्षता सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। तो सुशासन के सिद्धांतों को अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और सेवा वितरण में तेज़ी भी आ जाएगी, जल्दी जल्दी जनता का लाभ हो पाएगा, सेवा मिल पाएगी। तो पहली बात तो हुई, सुशासन से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, ये तो प्रशासनिक हो गई। आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा भाई, निवेश बढ़ेगा। देखिए हमारे देश में अगर सुशासन आ गया ना तो बाहर की कंपनियां बिल्कुल यहाँ काम करने आएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ काम करना आसान है। पहले एक एक साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि भारत जैसे देश में अगर हम जाएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगे, तो वहाँ बहुत कठिन होगा कंपनी लगाना। एक तो पहले आपको उसका जो भी आपको कंपनी लगाने के लिए आपको उस राज्य सरकार से या जो वहाँ के प्रशासक हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, वो उन लोग जल्दी नहीं देंगे। उसके लिए आपको घूस देनी पड़ेगी ऊपरी, और उसके बाद भी मिल गई तो मान लीजिए वहाँ स्ट्राइक हो गई तो डरते थे उन लोग। लेकिन अगर सुशासन होगा तो निवेश बढ़ेगा, बाहर की कंपनियाँ आएंगी, यहाँ की कंपनियाँ भी इन्वेस्ट करेंगी। दूसरा, रोजगार सृजन होगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा भाई। ये तो आर्थिक क्षेत्र में हो गया। सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा, सामाजिक क्षेत्र में असमानता कम होगी और नागरिक विश्वास बढ़ेगा। तो ये देखिए, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में लाभ होगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा सा ऐसी गोला बना के हल्का फुल्का मार देना, तो वो चेक करने वाले समझ जाएंगे। सुशासन की बाधाएं क्या हैं, अब बाधाएं देख लेते हैं। ये डेटा है, ये बहुत अच्छा ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो ज़रूर हैं। पहली बाधा है लाल फीताशाही, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है। मैं वैसे तो एआरसी की रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन क्योंकि ये लगभग 16-17 साल हो गया है, तो कितना ऑथेंटिक है ये, तो आप लोग इन चीज़ों की बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा से हैं। लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म क्या होता है भाई, कि रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि जो किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी सरकारी बाबू के पास आप जाओगे ना, तो उन लोग जब आप उनको कोई भी फॉर्म जमा करोगे तो उन लोग एक फ़ाइल रखे रहते हैं और उसमें वो फॉर्म को डाल देंगे और लाल कलर का रिबन से उसको बांध देंगे फाइल को और उधर रख देंगे। अब आप 2 महीने बाद जाओगे ना तो वो फाइल वहीं पे रखाई रहेगी और रिबन अभी तक खुला नहीं होगा। 4 महीने 6 महीने बाद जाओगी तो उधर ही कहीं सड़ती रहेगी आपकी फ़ाइल। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे कि अरे बाबू अब पैसा पैसा लो, मतलब अरे भैया पैसा लो, तो उनको 100 200 500 1000 जितना भी है वो दोगे, और फिर वो आपका रिबन खुलेगा और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कचरा निकलेगा, वो एकदम धूल रहेगी उसमें, धूल साफ करेगा, फिर आपकी फ़ाइल आगे बढ़ा देगा। तो लाल फीताशाही मतलब उस फीते का शासन, मतलब जैसे वो फीता नहीं खुल रहा था उसी तरह जो कर्मचारी होते हैं वो काम को टालते हैं, काम को लटका के रखते हैं। तो हमारे प्रशासन की क्या बाधा है, सुशासन की लाल फीताशाही। ठीक है, तो 30% बता रहा है ये कि अरे लाल फीताशाही सोचिए कितना ज़्यादा है। दूसरा, भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा सुशासन के सामने बाधा है। जागरूकता की कमी, जनता को अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में पता ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है जनता। अब प्रभावी कानून, कानून तो है लेकिन प्रभावी नहीं है। और अभिवृत्ति समस्या, हमारा एटीट्यूड बन चुका है कि हमको लगता है कि पैसा देना ही पड़ेगा, हमको लगता है कि ये काम कराना है तो इसके लिए इतना पैसा देना ही पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड बन चुका है कि हम, अच्छा ये चीज़ आप देखोगे कि कई बार वो लोग नहीं मांगते रहते, वो शांत बैठे रहते हैं, हम खुद उनके जेब में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड बन चुका है कि बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। हमारा एटीट्यूड बन चुका है कि हम काम पढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान हमारे जोक होते हैं और उन जोक्स में हम बात करते हैं कि तू बन जाएगा तो तू बहुत कमाएगा और ऊपरी कमाई बहुत होगी,
क्यों भाई, क्यों होगी ऊपरी कमाई? क्या वो बहुत हम उसको अनैतिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार है, हम लोग बहुत बहुत कई लोग, मैं कई लोगों से मिला, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोग बहुत क्या बोलते हैं बेशर्मी के साथ, वैसे उनको नहीं पता कि वो बेशर्मी वाली बात है, बट वो बहुत ना गर्व के साथ बताते हैं कि कि मेरी इतनी कमाई है, या फिर मान लीजिए उनका कोई रिश्तेदार या कोई भाई बहन कोई उस पद में है, तो वो बताते हैं कि वो इतना कमा रही है या कमा रहा है, इतनी ऊपरी कमाई है। और उनको नहीं लगता है कि ये बात गलत है, या फिर ये बात शर्म आनी चाहिए हमें इसमें, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सम्मान के साथ बताते हैं, गर्व के साथ बताते हैं, क्योंकि एटीट्यूड बन चुका है हमारी सोसाइटी का कि भ्रष्टाचार करना बुरा नहीं है। तो ये भी एक समस्या है, एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब भाई सुशासन की पहल क्या की गई भारत में? तो सबसे पहले तो 74वें संशोधन से पंचायती राज आया। कुछ कुछ आप ये सब लिख सकते हो। आरटीआई अधिनियम 2005 में आया। सेकंड आरसी की रिपोर्ट में नागरिक केंद्रित प्रशासन की बात की गई कि प्रशासन के केंद्र में नागरिकों को रखो। सेवोत्तम मॉडल आया, सिटीजन चार्टर आया, ठीक है, सेवोत्तम मॉडल आया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में आया। ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना होगा कि भारत सरकार ने क्या पहल की है, आपको बताना होगा। स्मार्ट शासन, ठीक है, आया। तो ये सब चीज़ें पहल की भारत की गवर्नमेंट ने। प्रौद्योगिकी आधारित कुछ काम की, जैसे डिजिटल इंडिया आया, ई गवर्नेंस, उमंग आया, ठीक है। तो एकीकृत सेवा ऐप है कि यूनिफाइड ऐप है कि यहाँ पे आपको सारी सेवाएं मिल जाएंगी उमंग ऐप में। तो ये सब डिजिटल कार्यक्रम लाए सरकार ने, जिससे भ्रष्टाचार कम हो, ठीक है। तो आप ये सब लिख दीजिएगा। अब ये भ्रष्टाचार कम करने के लिए कुछ काम किए, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त आया है हमारे देश में। बहुत मुश्किल से आया है लोकपाल लोकायुक्त, लेकिन आ गया। सीवीसी, ये संथानम कमेटी की रिपोर्ट से आया था 1962 में, और केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम करता है, ठीक है। तो शासन के 5 आयाम, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिए। जैसे राजनीतिक, तो राजनीतिक आयाम है मतदान करना, ये सब राजनीतिक आयाम है। विधिक आयाम है, प्रशासनिक आयाम है। तो कई सारे आयाम हैं, इसको एक बार इस बॉक्स को देख लीजिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, इम्पोर्टेंट, ई गवर्नेंस। अब देखिए, ई गवर्नेंस की हम बात अलग अलग जगह पे की हैं, लेकिन डिटेल में आज बात करेंगे, मतलब अभी बात करते हैं इस पर। ई गवर्नेंस सिंपल सा इसकी मीनिंग है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस से मतलब हो गया शासन। तो अगर गवर्नेंस में या शासन में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करो, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ करो, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस क्या है कि सरकारी कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यूज़ करना, आईसीटी का यूज़ करना। कि सरकारी कार्य में अगर आप संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ करोगे, तो वो क्या कहलाता है भाई? ई गवर्नेंस कहलाता है। और ये स्मार्ट शासन की दिशा में एक कदम है, स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में कदम है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि ई गवर्नेंस क्या है? आईसीटी के प्रयोग द्वारा नागरिक, व्यापारियों और सरकारी अंगों के साथ संबंध बनाना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर यूज़ करोगे आप गवर्नेंस में, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है, ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा। अब हम इसके अलग अलग मॉडल्स देखेंगे। अरे वाह, स्मार्ट फिर से यहाँ पे है। स्मार्ट का ये तो आप लोग को पता ही है ना? सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। हाँ, ये जान लीजिए, 4 मॉडल हैं इसके। वैसे तो ये बहुत लोगों को पता होगा, थोड़ा अच्छे से बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट। चार मॉडल हैं, ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं। एक मॉडल है जिसको बोलते हैं G2C मॉडल, एक को बोलते हैं G2G मॉडल, एक तो G2B मॉडल, और एक को बोलते हैं G2E मॉडल। अब ये क्या है भाई? ABCD देखते हैं, चलो। इधर कहीं पे दिया है क्या? नहीं दिया है तो मैं खुद से बताऊं, नहीं दिया है, चलो बता रहा। ठीक है, यहीं पे बताता हूँ। G2C मॉडल क्या है? G2C मॉडल, G2C का मतलब होता है
गवर्नमेंट टू सिटीजन, सी से होता है सिटीजन, ठीक है, सिटीजन, ठीक। तो अगर सरकार ऐसा अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नागरिकों की और सेवा प्रदान अगर कर रही है तो वो G2C मॉडल कहलाता है। मतलब गवर्नमेंट किसको सेवा दे रही भाई, जनता को। जनता कोई भी सवाल किससे पूछ रहा है, गवर्नमेंट से पूछ रहा है। जनता अपना फॉर्म भर रहा है गवर्नमेंट के ऐप में, गवर्नमेंट जनता को सेवा दे रही है। जैसे क्या है, जैसे आप लोग डिजी लॉकर देखते होगे। अब डिजी लॉकर क्या है, G2C है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। जनता के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है जिसमें आपकी सारी डिग्री और सब चीज़, आपकी मार्कशीट उसमें आपको मिल जाएगी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मिल जाएगा। वैसे क्या है, फ्रेंड्स ऐप बनाई केरल की सरकार, ई मित्र बनाई राजस्थान की सरकार, लोकवाणी बनाई यूपी की सरकार। तो जनता की भलाई के लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ कर रही है, तो वो G2C मॉडल कहलाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2G मॉडल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये क्या है भाई, G2G मॉडल है कि मतलब गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनके उनके काम सही से हों, उनके लिए एक मॉडल बनाया जाता है कि उनके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ कर सकें वो उसमें। तो G2G जैसे एक है, G2G का एग्जांपल खजाना परियोजना, कर्नाटक गवर्नमेंट की। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो जाते हैं और काम करते हैं, ठीक है। एक मॉडल होता है G2B मॉडल, ठीक है। G2B मॉडल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, बी से हो गया बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस क्या है कि मतलब कि जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके भलाई के लिए जो गवर्नमेंट अगर कोई सा इंटरफेस बनाती है, सूचना प्रौद्योगिकी का की यूज़ करती है, तो G2B मॉडल कहलाता है। जैसे स्विफ्ट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, व्यापार को बढ़ाने के लिए वो स्विफ्ट एक परियोजना लाई, स्विफ्ट लाई, जिससे वो व्यापार उनका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, G2B, ठीक है। G2E मतलब क्या कहलाता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब कि जो एम्प्लॉय के मान लो खाते में सीधा पैसा आ जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी से तो आ रहा है। एम्प्लॉय अपना जो भी डेटा है भरते हैं सूचना प्रौद्योगिकी से, तो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच जो है वो G2E कहलाता है। तो ये 4 मॉडल हैं सूचना प्रौद्योगिकी के, ठीक है। और इसके 4 स्तंभ हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के 4 स्तंभ हैं भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 4 स्तंभ हैं उसके। ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, चलो ऐसा 4 स्तंभ है ना। एक स्तंभ है जिसको बोलते हैं पीपल, बिना जनता के क्या ही करोगे प्रौद्योगिकी का, तो पीपल्स मतलब जनता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी है मतलब टेक्नोलॉजी तो होगी ही यूज़, तो जनता, टेक्नोलॉजी, उसका एक संसाधन होना चाहिए, रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स चलो लिख लेते हैं। और अगला होता है प्रोसेस। तो सूचना प्रौद्योगिकी का भी आपको यूज़ करना है तो आपको 4 चीज़ें होनी चाहिए। आप हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एक 10 सेकेंड में। मान लीजिए आपको आपको कोई फॉर्म भरना है अपना, ठीक है। आपको कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, लाइक आपको भरना है पीएससी का फॉर्म। तो इसमें पहले तो जनता होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना फॉर्म भरोगे, एक टेक्नोलॉजी होती है आपका पीएससी की जो वेबसाइट है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसका रिसोर्स होगा, जो भी फॉर्म भरोगे तो उसके लिए वेबसाइट होगी, ठीक है। तो ये ई रिसोर्स है, वेबसाइट होगी, उसमें आपको कंप्यूटर चाहिए, या फिर आप जाके चॉइस सेंटर में भरवा रहे हो तो वहाँ पे जो कंप्यूटर है उनके पास, या फिर आप मोबाइल में भर रहे हो तो मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये रिसोर्स हो गया। और प्रोसेस, फॉर्म भरने का एक प्रोसेस होगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी में ये 4 स्तंभ हैं उसके। ई गवर्नेंस के फेजेस क्या हैं? ई गवर्नेंस के फेजेस हैं कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति और परस्पर संपर्क। कि कंप्यूटर होना चाहिए, हर ऑफिस में कंप्यूटर होना चाहिए, है ना। ये सरकार ने मैंडेटरी किया, कि कोशिश की सरकार ने कि हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर जगह एक कंप्यूटर तो हो कम से कम। अगली बात सरकार चाहती है कि नेटवर्किंग हो। नेटवर्किंग मतलब वहाँ वाईफाई से कनेक्ट हो, कि आप कंप्यूटर भर से काम थोड़ी चलेगा, आप कैसे संपर्क करोगे, तो वाईफाई हो, नेटवर्किंग हो। ऑनलाइन उपस्थिति, की वेबसाइट हो हर ऑफिस का, वेबसाइट लगातार अपडेट होती रहे, ऑनलाइन उपस्थिति होनी चाहिए। और परस्पर संपर्क मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए।
आपके पास कंप्यूटर भी है, वेबसाइट मतलब ऑनलाइन आपके पास डेटा भी है, वाईफाई भी है, आपकी वेबसाइट भी है, तो भी आप काम नहीं कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो कंप्यूटर में, वो मारियो खेल रहे हो, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। इंटरेक्शन भी होना चाहिए, आप उसका यूज़ भी करो, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करो। तो ये ई गवर्नेंस के चरण हैं। ये मॉडल इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ये वैसे, ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड में। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल क्या है भाई? तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है कि जैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ना इसका यूट्यूब वीडियो, तो हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को देख सकता है। तो ब्रॉडकास्ट मतलब होता है कि मान लीजिए सरकार कोई भी सूचना को ऑनलाइन जनता के लिए डाल दी। जैसे सरकार ना एक सरकार की वेबसाइट है जिसमें सरकार ना फ्री बुक्स डाल के रखी हुई है, ठीक है। अब ये, ठीक है, तो ये नेशनल ई लाइब्रेरी करके कुछ कुछ है, तो उसमें सरकार बुक डाल के रखी हुई है। तो ये क्या कर रही सरकार? ब्रॉडकास्ट कर रही कि जो भी सूचनाएं हैं उनको जनता के लिए ऑनलाइन उपस्थित करा दे रही। बहुत सारी सूचनाएं, कहाँ पे टेंडर निकल रहा है, कहाँ पे क्या होगा, सारी सूचना सरकार ब्रॉडकास्ट कर देती है। अगला है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल। अब किसी विशिष्ट समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सूचना अगर सरकार निकाल रही है, गवर्नमेंट निकाल रही है, तो वो कहलाता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल। एडवोकेसी मॉडल क्या कहलाता है? एडवोकेसी मतलब मॉडल कहलाता है कि जनता की भलाई के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, जैसे कि एनजीओ आदि जनचेतना को, जनता की चेतना बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, कोई शॉर्ट मूवी बना रहे हैं जिसमें जनता की चेतना बढ़ रही है, कोई ऐसी शॉर्ट मूवी बना रहे हैं जिसमें ये मोटिवेट किया जा रहा है जनता को कि हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, तो वो एडवोकेसी मॉडल कहलाता है। इंटरेक्टिव मॉडल मतलब नागरिक और सरकार अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से द्विपक्षीय संवाद कर रहे हैं, तो ये कहलाता है इंटरेक्टिव मॉडल। तो 4 प्रकार के ये भी देख लिया हम लोग ई गवर्नेंस के मॉडल। भारत सरकार क्या क्या करी भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल का गठन करती है। अब केवल इसको ध्यान में रखना है, इसको सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल 1998। 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनता है। 2000 में आईटी एक्ट आता है। 2006 में राष्ट्रीय ई शासन योजना आती है, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आता है, NEGP। 2015 में डिजिटल इंडिया आता है मोदी जी के समय। 2022 में 25वां राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये अलग अलग कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। 2022 में 25वां राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होता है। अब डिजिटल इंडिया के कुछ 9 स्तंभ हैं। अब उनका क्या मतलब भाई? ब्रॉडबैंड हाईवे की जो भी हाईवे हैं उनमें वाईफाई लगाएंगे, ब्रॉडबैंड लगाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत मोदी जी जो बीजेपी सरकार है या फिर करंट गवर्नमेंट है उसका ये प्रोजेक्ट है, ब्रॉडबैंड हाईवे। अगला सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच, जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे बिलासपुर में मान लीजिए जो रिवर व्यू है या फिर मरीन ड्राइव है, MD है रायपुर में, बिलासपुर में रिवर व्यू है, यहाँ पे क्या लगा देंगे? इंटरनेट की, लोग जाके वहाँ नेटवर्क चला सकें भाई। ई क्रांति, जितनी भी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन जनता तक पहुँचाना है। ई गवर्नेंस में सुधार कि इसमें सुधार करना है। मोबाइल कनेक्टिविटी कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक निक्स निर्माण की भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो जो चिप बननी चाहिए मोबाइल की, जो सारी चीज़ें बननी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण हो। IT में रोजगार मिले जनता को। प्रारंभिक फसल कार्यक्रम और सूचना सभी के लिए, सभी तक सूचना पहुंच पाए। तो ये कुछ 9 कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया के, ये आपको ध्यान में रखना है। ई क्रांति, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट 2.0, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट 2.0, इसको ई क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट आए। अब ये सब चीज़ें ना एक ही चीज़ें हैं, इनको याद ज़्यादा करना नहीं है, एक बार समझ लेना है। जैसे ई संसद, ई विधान, वित्तीय समावेशन, महिला बाल विकास, शिक्षा, कृषि, है ना, ICT, ये सब चीज़ मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं सरकार के। 8 जैसे नीति, साइबर पॉलिसी लाएंगे, IT पॉलिसी लाएंगे, ठीक है। गेटवे लाएंगे, पेमेंट गेटवे लाएंगे कि पेमेंट आसानी से हो जाए,
ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स लाएंगे, तकनीकी सहायता देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, एचआर विकास करेंगे। तो ये सब चीज़ें मिशन मोड प्रोजेक्ट है, किसके तहत? ये ई क्रांति के तहत। ई शासन का लाभ क्या है? तो पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, जनता की सहभागिता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें इसके लाभ हैं। कागजी कार्यवाही कम होगी। तो ये सब इसके लाभ हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। लगभग 2 क्लास मुझे लगता है कि और लगनी चाहिए इसे ख़त्म करने के लिए। 2 क्लास से ज़्यादा लगेगा नहीं, तो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सभी वीडियोस को देखिएगा। मतलब एक वीडियो देख के ऐसा नहीं कि आपका हो जाएगा, पूरे वीडियो 6 से 7 वीडियो ही होंगे इसके। दूसरा, बाकी वीडियोस जो आ रहे हैं, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी जो आई है, तो उसको भी आप देखिए। हम लोग समय समय पे, जैसे ही ये ख़त्म होगा इसके बाद हम दूसरी क्लास शुरू करेंगे कोई सी। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे हमको भी थोड़ा सुकून मिलता है आँखों में। तो धन्यवाद आपका।